नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये सिर्फ चुनाव भर नहीं होंगे, बल्कि ये नाक का साग का सवाल होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक लगाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसा हाल फिलहाल उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का। 3 अक्टूबर तक का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो 8,120 दिन वो अपने कार्यकाल के पूरे कर चुके हैं और निरंतर ये दिन आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव, जो सपना संजोए हुए हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का। और बाकी रही कांग्रेस और बसपा, तो वो तो जो अपना खोया हुआ जनाधार है उसी को बटोरने की कोशिश करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बाकी चुनाव और जो चुनाव के नतीजे होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। अब आते हैं 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को भुनाया जा रहा है। इनमें आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी बड़ा जोर जोर से पीडीए 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 चिल्ला रही है। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जब अखिलेश यादव वाला दौर था तो इन पीडीए के लिए, मतलब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव ने वाकई में कुछ किया भी था या नहीं। और 2017 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ किया है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आज आपको इस वीडियो के जरिए यही डिफरेंस समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान जी मौजूद हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता, और बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है। सर, उठाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि पीडीए पीडीए पीडीए, लेकिन इसके बैकग्राउंड की कहानी पता होनी चाहिए लोगों को कि पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक्चुअल में कौन काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, अब जनता पहले जैसी रही भी नहीं, उसका एक्सपोजर है, वो बहुत सी चीज़ें समझ सकती है सोशल मीडिया से भी और जो हमारे पारंपरिक मीडिया है उससे भी। तो उनको बहुत ज़्यादा आप कहिए कि सिर्फ बातों से गुमराह किया जा सके, ये अब संभव लगता भी नहीं है। जहाँ तक आपने पीडीए की बात की, तो पीडीए सोच बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल जो आपने उठाया वो बहुत अहम है कि ये पीडीए इससे पहले कहाँ था। जब उनका शासनकाल था, यानी समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब इस तबके के लिए धरातल पर क्या क्या किया गया, सवाल उस पर भी उठेंगे ना। बिल्कुल। जब हम उस पर सवाल उठाते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प एक कहानी है, और मेरे ख्याल से वो कहानी आपके साथ अगर हम शेयर करें तो उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, जनता को भी, आपको भी, कि एक समुदाय हुआ करता था, अभी भी है। वो समुदाय ऐसा था जो देश के पूरे जनसंख्या के रिकॉर्ड में कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं था। अच्छा। ये चौंकने वाली बात है। और ये समुदाय कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, ये घोस्ट कम्युनिटी थी, उत्तर प्रदेश में थी। इनके 5 गांव थे गोरखपुर के आसपास के, अच्छी खासी उनकी आबादी रहा करती थी। लेकिन जब उनका नाम देश की किसी सूची में शामिल ही नहीं था, राजस्व ग्राम भी नहीं थे वो, ना कोई सरकारी सुविधाएं थी, ना बच्चों के लिए स्कूल थे, ना राशन था, ना बिजली थी, ना पानी था, घने जंगलों के बीच दलदल में वो अपनी बस्तियां बसाए हुए अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, और ये कैसे संभव है, और ये किस दौर की बात है? मतलब आजादी से पहले की बात बता रहे हैं? जी, ये कहानी शुरू तो आजादी से पहले की होती है, 1918 के आसपास की है। लेकिन इस कहानी के जो पात्र हैं, उन्होंने कितना संघर्ष, कितनी तकलीफ, कितनी जद्दोजहद, कितना टॉर्चर झेला है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये टॉर्चर क्यों योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ही इस पर सुनवाई होती है, क्यों इनका दर्द तभी देश की नज़रों तक पहुंचता है। बल्कि हम तो ये कहेंगे अभी भी देश में बहुत सारे लोग ना जानते हों कि क्या क्या किया गया है उनके ऊपर। कहानी शुरू होती है करीब 1918 के आसपास। अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों का शासन था, और यहाँ पर गोरखपुर के आसपास रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो जो साखों के जंगल थे उनकी कटाई हुई, क्योंकि स्लीपर्स जो बनते हैं उनमें उन लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। तो जब बेतहाशा कटाई हुई और रेलवे लाइन बिछी, तो अंग्रेज़ थोड़ा सा पर्यावरण को लेकर भी सोचा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई जब ये सारे जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो एक टेक्निक होती है जो कि बर्मा देश में इस्तेमाल की जाती है, म्यांमार, आज का म्यांमार, उसे वनटांगिया तकनीक कहते हैं। उसमें पेड़ों को एक ख़ास तरीके से लगाया जाता है, उनको टांगा जाता है, और ताकि वो पेड़ एकदम सीधे हो गए, क्योंकि जो साखू का पेड़ है अगर वो टेढ़ा हो जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो वो पेड़ सीधा हो गए, उसकी देखरेख की एक टेक्निक होती है वनटांगिया। ठीक है। तो उस वनटांगिया टेक्निक में कुछ वहाँ के जो कोल, मुसहर, इस तरह के जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको इसमें उन्होंने ट्रेन किया।
5 गांव इनके वहां पर आके 1918 के आसपास बसाए गए। ये ट्राइबल पीपल थे सर? इनको हम ट्राइबल कहें या अति पिछड़ा कहें। अच्छा, अति पिछड़ा पीडीए की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अति पिछड़े लोग हैं। हाँ, चूंकि जंगलों में रहते थे तो, लेकिन इनको जनजाति नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से पिछड़ी हुई एक कौम थी। तो वो बेचारे आए, उनको ट्रेनिंग मिली, 5 गांव बसे, उन्होंने वहां पर उन पेड़ों को लगाना शुरू किया। अच्छा, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो बेचारे जंगल में जो वो पेड़ों के बीच की ज़मीन होती थी वहाँ सब्जियाँ बो लेते थे, कुछ कुछ बो लेते थे, इस तरह से उनका काम चलता था। खैर, इन जंगलों को देखभाल के लिए करीब 50 साल की ज़रूरत होती है। 50 साल का समय बीतता है, जंगल सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर वन विभाग की कोशिश होती है कि अब तो उनका काम हो गया, देश आज़ाद हो जाता है, इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। फिर सिलसिला शुरू होता है उनके ऊपर टॉर्चर का, उनको भगाए जाने का। आंदोलन होते हैं। एक बार गोलीकांड भी होता है शायद 85 के आसपास, वन विभाग की तरफ से कथित तौर पर गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई, करीब 20-25 लोग घायल भी हुए। लेकिन ये सब घटनाएं घट रही थी, न देश का मीडिया इस पर जागरूक था, न कोई सरकार। वो लोग बेचारे कहते थे कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी तो 3 पुश्तें यहाँ पर लग गई हैं, अब हम यहाँ से अगर जाते हैं तो हमारा तो कोई आसरा, कोई सहारा ही नहीं है। किसी ने इस समुदाय पर ध्यान ही नहीं दिया, इनको खदेड़ा जाता रहा। इनको कोई ऐसा हक जो इस देश के नागरिक को मिलता है, गांव-गांव तक जो सुविधाएं पहुंच रही हैं, इन तक कोई सुविधा कभी पहुंची ही नहीं। कहानी पलटती है, योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हैं। जब सांसद बनते हैं गोरखपुर के, तब उनकी नज़र जाती है कि भाई ये तो हमारे बहुत पास, इतनी तकलीफ है जो ये 5 गांव के लोग झेल रहे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो एक कोशिश करते हैं वहाँ पर एक शेड डालकर बच्चों का एक स्कूल बनाने की। अच्छा। मुकदमा दर्ज हो जाता है इन पर, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, बाकायदा सुनवाई होती है, ये अपनी दलील रखते हैं। बड़ी मुश्किल से जाकर परमिशन मिलती है इन लोगों को वहाँ पर स्कूल खोलने की। तब भी इनका नाम कहीं राजस्व विभाग में आता ही नहीं था। इस कम्युनिटी का नाम जब राजस्व विभाग में, ये राजस्व ग्राम ही नहीं था, इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी, बच्चे बदहाली का शिकार थे। अगर कोई महिला गर्भवती होती थी और उसको अस्पताल ले जाना होता था तो उसी दलदल में चारपाई पर लाद के कीचड़ में लोग जाते थे, तब 20 किलोमीटर दूर जाकर उनके गर्भवती महिला को इलाज मिल पाता था। यही बच्चों के साथ भी था, बुजुर्गों के साथ था, कोई सुविधा नहीं थी। क्यों ये सुविधाएं नहीं दी गई? इतनी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, कांग्रेस सरकार भी रही, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। किसी ने सोचा ही नहीं कि एक समुदाय जिसके वोट पर आज वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी तकलीफ को समझा जाए। 5 गांव, अच्छी खासी आबादी उनकी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और योगी आदित्यनाथ चुपचाप ये काम कर रहे थे, और इतने चुपचाप कि आज भी शायद देश की मुख्य धारा में बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं होंगे कि ये वाकई ऐसा हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ ने ये प्रण किया 2009 के आसपास कि हम अब दिवाली, हर दिवाली मेरी इन्हीं के साथ मनेगी, क्योंकि अगर इनकी जिंदगी में हम उजाला नहीं कर पाए तो हमारे नेता बनने का या हमारे इस गद्दी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस समुदाय के जीवन में हम रोशनी नहीं लेकर आए तो आज योगी आदित्यनाथ को उस वनटांगिया बिरादरी के लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं, हमारे जीवन में रोशनी लेकर आए हैं। और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं आज, वो कहते हैं ये हमारे टॉफ़ी वाले बाबा हैं, क्योंकि ये टॉफ़ी लेकर जाते हैं दिवाली में। और आज भी हर दिवाली उसी गांव में योगी आदित्यनाथ मनाते हैं। मुख्यमंत्री जब वो बने हैं उसके बाद उन्होंने पहला काम किया है, इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है, ताकि सारी सुविधाएं मिल सके। जब राजस्व ग्राम घोषित हुआ तो वहां पे स्कूल संचालित हुआ। 2021 से स्कूल संचालित होना शुरू हुआ है वहां पर बच्चों को खाना मिल रहा है, जो सरकारी भोजन बच्चों को मुहैया कराया जाता है। वो जो बच्चियां और बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें सरकारी मील मिल रहा है। गांव में राशन की दुकान पहुंची है, गांव में पक्के घर बनने लगे हैं, खेती योग्य ज़मीन उनको मिल गई है, वो आज खेती कर रहे हैं। तो अगर आप जाइए वहाँ पर, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पर, मैंने उनकी तकलीफ देखी है। वो उस गांव की महिलाएं और जो पुरुष हैं वो योगी पर जैसे देवगीत होते हैं ना, जो देवता की पूजा के लिए बनाए जाते हैं, तो वैसे गीत वो बनाती हैं, वो महिलाएं वो गाती हैं, क्योंकि उनका जीवन संवरा सुधरा तो योगी आदित्यनाथ के बाद। तो फिर जो आपने पहला सवाल उठाया था कि आज अगर पीडीए की बात की जाती है, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की बात की जाती है, तो इससे पहले इन बेचारों की तकलीफ किसी को दिखाई क्यों नहीं? ना अखिलेश को, ना मायावती को, ना मुलायम को, किसी को नहीं दिखी, किसी को दिखाई नहीं दी। और ये अब आप अगर आप जाइए तो वहाँ का सूरत हाल पूरा बदल चुका है। गांव के प्रधान हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं,
उनके लिए तो मतलब ये भगवान है योगी। सर कितनी आबादी होगी इन 5 गांवों की लगभग अगर लगभग, जब भी इनका आप लास्ट कहें टाइम तो गए यहाँ थे? पर कुसुम्ही जंगल है गोरखपुर के पास, इसमें करीब 5 इलाके हैं। ठीक है। तिकोनिया 3, रजही खाले, टोला रजही नर्सरी, आलमबाग नर्सरी और चिलबिलवा, इसमें करीब ये 5 गांव हैं। और मेरे ख्याल से इनकी पूरी आबादी देखी जाए तो मेरे ख्याल से 5-6 हजार लोग होंगे ये अच्छा। कुल मिलाकर। और ये जो समुदाय है ये पूरे तराई में है बिखरा हुआ। गोरखपुर भी है इसमें, देवरिया में भी है, गोंडा में भी इस समुदाय के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन इनको वनटांगिया, शुरू में तो लोग ये समझते थे ये लोग बर्मा से आए हैं। अच्छा। आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो लोग कहते हैं शायद वहां से आए थे। ये यहीं के निवासी हैं, यही इनकी पैतृक जमीन है और अपनी ही जमीन पर रहने का, बसने का, खाने का इनके पास कोई हक नहीं था। 2021 में इन्हें यह हक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो अब सवाल तो मतलब इनका वोट ये लोग देते होंगे अब देने की स्थिति फिर में ये विपक्षी दल के नेता इन्हीं जैसे लोगों को कहते हैं क्या कि ईवीएम हैक हो गया? ये है ईवीएम हैक होना एक्चुअल में? तो ये अब आपके सामने तस्वीर पूरी आपके सामने। बिल्कुल। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तस्वीरें आती हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी लोग सोशल मीडिया पर यही लिखते हैं और यहाँ पर ईवीएम हैक हो गई। हाँ। और लग रहा है कि देखिए अब जिस समुदाय के बारे में मैं आपको सच बताऊं, वनटांगिया समुदाय के बारे में मुझे भी नहीं पता था। जी। अब सोचिए हम तो पत्रकार हैं, हमें नहीं पता है, फिर और रिसर्च कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि इतनी इतनी सारी चीजें और कब से हो रही हैं, जब से उनके हाथ में यूपी की सत्ता भी नहीं थी, सांसद थे वो बस। जी बिल्कुल नम्रता, और आपको बताएं कि बीच में हालात ऐसे बन गए थे जब इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई इनकी तकलीफ नहीं देख रहा था, तो नौबत यहां तक आ गई थी कि ये लोग इतना परेशान हो गए थे कि नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने जा रहे थे। क्योंकि ऐसे में जो ये शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती बिल्कुल, बिल्कुल। कि अब इनको अपने साथ जोड़ा जाए। वहां पर योगी की एंट्री होती है। वो इस तकलीफ को समझते हैं और संभावित खतरे को भांपते हैं। उसके बाद वो इनको अपने साथ एक आम समुदाय के साथ जोड़ने की कोशिश शुरू करते हैं। वरना ये पूरा इलाका भी असुरक्षित हो गया होता। भाई कितने दिन तक, कितने सालों तक आप किसी का हक छीन सकते हैं? कभी ना कभी तो विद्रोह की आग कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकती है, और वही नौबत वहां पर आ सकती थी अगर उनको मुख्य धारा से ना जोड़ा जाता। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। तो अच्छा सर एक बात बताइए, और मुझे एक चीज और समझनी है। जी। पीडीए की हम बात तो कर रहे हैं, इसमें से दलित हो गए या पिछड़ा वर्ग जो हो गया, उनके लिए क्या किया है अखिलेश यादव ने 12 से 17 में? ये हमने देख लिया, मतलब दिखा कुछ नहीं, हमने समझ लिया। लेकिन ये जो MY समीकरण था उनका, उसमें से Y को अगर हम निकाल दें, मुस्लिम भी इस बार छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाराज हैं कि भाई आप आजम खान से मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। तो इस बार के चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है? ये दलित वोट बैंक, जो पिछड़ा वर्ग है और जो मुस्लिम है, मिलकर सपना पूरा होगा अखिलेश यादव का या हैट्रिक लग सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? बाकी भविष्यवक्ता तो हम दोनों में से कोई भी नहीं है। देखिए, आजम खान की जो अभी रिहाई हुई है, और जिस तरह से आजम खान हालांकि बहुत संभल कर ही बयान दे रहे हैं, बहुत संभल के बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान में, उनके टोन में, क्योंकि बहुत कहना चाहिए बहुत ही मॉड्यूलेटेड पॉलिटिशियन हैं, वो जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, उनकी तकलीफ समझ में आ रही है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी हिंट दे दिए हैं कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। यानी कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए, जितने दिन वो जेल में रहे, मुश्किल से कितनी दूरी थी सीतापुर की लखनऊ से? 80 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता था, कोई नहीं गया। अब अखिलेश जी ने वहां जाने का प्लान बनाया है, वो रामपुर मिलने जा रहे हैं 8 तारीख में, 8 तारीख के आसपास। तो अब देखना ये है कि आजम खान से जो उनकी मुलाकात होती है कितना वो कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि नेताजी से वो भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे, पिताजी से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो मुलाकात होती है आजम खान, उसके बाद उनका रुख क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब एकजुट होकर वोट करना चाहता है, वो भी अब बिखरना नहीं चाहता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आजम खान किस तरह से निकल कर आते हैं, क्योंकि बीच में बातें ये भी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो आजम खान के साथ एक सिंपैथी है लोगों की, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि एक छोटी सी कोठरी में उन्होंने अपने 5 साल काटे, उनकी तकलीफ सुनने कोई नहीं आया। तो पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता, अभी तो ठीक है, ये जो मुस्लिम समुदाय है वो एक मेन वोट बैंक रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन वो समुदाय भी अब समझ चुका है कि उसका भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, वाकई उसके हितों की बात कौन कर रहा है। और हम इस तथ्य को भी नकार नहीं सकते कि पिछले जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसा भी नहीं कि इस समाज का बिल्कुल वोट बीजेपी और समर्थित पार्टी को नहीं पड़ा है, खुल के नहीं पड़ा है, लेकिन वोट पड़ा है, ऐसा आया है। तो देखना होगा कि आजम खान जब मिलते हैं अखिलेश से,
उसके बाद उनका रुख क्या रहता है और फिर समुदाय कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ जाता है, और इसका असर कैसे होता है। और वैसे भी राजनीति में ये कहा भी जाता है, राजनीति क्या, ये तो हम आमतौर पर भी इस स्लैंग का या कह लीजिए इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि भैया तस्वीरें बोलती हैं। तो वो जो मुलाकात की तस्वीरें आएंगी जी, देखने वाली बात होगी, वीडियो जारी हो जाए एम्बियंस के साथ तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर तस्वीरें भी आएंगी तो देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया उस पर मुस्लिम समाज की होगी या क्या रिएक्शंस और एक्शंस उस पर देखने को मिलेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इसी वादे के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं कि अगली बार किसी और टॉपिक पर, किसी ऐसी कहानी पर जो शायद आपको ना पता हो, लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।